सितारों पर कमंद एपिसोड 12। अगले 1 घंटे में आदिल को 4 बार कै हुई और आखिरी बार कै में थोड़ा सा खून भी आ गया। हुमायूं ने बेकरार होकर कहा, मेरा ख्याल है कि सर को बता देना चाहिए। आदिल ने उंगली के इशारे से उसे मना किया। उसे जैसे अब भी उम्मीद थी कि शायद तबीयत समझ जाए, लेकिन उसी दौरान में टेंट से बाहर सरमद साहब की आवाज सुनाई थी। वो आदिल को पुकार रहे थे। शायद ये उनकी निहायत तेज छठी हिस्स ही थी। अब सरमद साहब को बाहर तो नहीं रोका जा सकता था। वो अंदर आ गए और फिर सारी सूरत हाल से आगाह हो गए। उनकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। वो बहुत हौसले वाले थे, लेकिन इन घड़ियों में आदिल उन्हें परेशान देख रहा था। जाहिर है कि यह निहायत तशवीशनाक सूरत हाल थी। सुबह फाइनल मुकाबले थे और आदिल बुरी तरह फूड पॉइजनिंग का शिकार हो चुका था। अब छुपाने से कुछ फायदा नहीं था। उसी वक्त एक ब्रिटिश डॉक्टर को बुलाया गया। उसने भी फूड पॉइजनिंग की तस्दीक की। उससे जो कुछ बन पड़ा उसने किया। दर्द और मतली के लिए 2 इंजेक्शन लगाए और ग्लूकोज की ड्रिप भी चढ़ा दी। वो बड़ी तकलीफ दे रहा थी। आदिल के साथियों के चेहरे मुरझाए हुए थे। क्रिस्टल का चेहरा बर्फ की तरह सफेद दिखाई देता था। साफ जाहिर था कि वो इस शदीद तकलीफ की हालत में क्लाइंबिंग जैसी मुशक्कत का मुतामिल नहीं हो सकता था। दूसरे लफ्जों में वो मुकाबले से पहले ही बाहर हो गया था। लेकिन आदिल की निगाहों में एक और ही तरह का मंजर बसा हुआ था। ये मंजर जैसे उसके दिलो दिमाग पर नक्श हो चुका था। इस मंजर का ताल्लुक सरमद साहब से था। अपने शदीद जख्मी कंधे के साथ वो एक अब्र आलूद यकबस्ता दोपहर को गुमशुदा एंकर ढूंढने के लिए क्रिस्टल के साथ 2000 फुट बुलंद चट्टान पर चढ़ गए थे। वो वाकया उनके फलसफे नो पेन नो गेन की अमली तफसीर था। हाँ, उन्होंने उस दोपहर में आदिल के सामने गैर मामूली बर्दाश्त व हिम्मत का जो बेमिसल नमूना पेश किया था, वो आज पूरी आबोताब के साथ आदिल की निगाहों में दमक रहा था और उसे एक अनहोनी की तरफ बढ़ा रहा था। उस सुबह चश्मे फलक ने एक अजीब नजारा देखा। सारी रात उल्टियां करने और पॉइजनिंग का शिकार रहने के बाद आदिल मुकाबले के लिए तैयार था। उसका रंग हल्दी की मानिंद था। होंठों पर पपड़ियां जमी हुई थीं। उसे देखकर ही लगता था कि वो हफ्तों का बीमार है, मगर उसके इरादे उस चट्टान से ज्यादा मजबूत थे जिसके सामने वो खड़ा था। वो अच्छी तरह जानता था कि उसके साथ जो कुछ हुआ है वो उसी बदबातिन ल्यूपिड का किया धरा है। ल्यूपिड को देखने के बाद उसके सीने में भड़कते शोले कुछ और फिरोजा हो गए। वो आज मर जाना चाहता था या फिर उस गोरे से जीत जाना चाहता था। सरमद साहब, हुमायूं, हत्ता कि क्रिस्टल ने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर उसने किसी की नहीं सुनी थी। वो सुन ही नहीं सकता था। उसने आज सुबह सवेरे ही अपनी सारी कश्तियां चला डाली थीं। तय कर लिया था कि जब तक उसके जिस्म में जान है वो जीतने की कोशिश करेगा। उसने सरमद साहब की एक बात का जवाब देते हुए कहा था, आप ही ने तो कहा था सर, जहां इंसान की हिम्मत जवाब देने लगती है और वो समझता है कि उसका जिस्म और दिमाग इससे ज्यादा मुशक्कत नहीं झेल सकता, वहीं से बड़ी और यादगार कामयाबियों का आगाज होता है। आपने कहा था ना सर, लेकिन यहां तुम्हारी जान को खतरा है आदिल। मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए भी नहीं सर, उसने बागियाना अंदाज में जवाब दिया। सरमद साहब ने उसके लबो लहजे को नोट किया और फिर उसके रास्ते से हट गए थे। ये सुबह सवेरे की बातें थी और अब 10 बज चुके थे। अब वो था और नोबल रॉक थी। 3 खिलाड़ियों की 2 टोलियां फाइनल मुकाबलों के लिए तैयार थी। आदिल पहली टोली में शामिल था। तीनों खिलाड़ी मखसूस जूते पहने हुए थे। इसके अलावा हेलमेट, ग्लासेस और दस्ताने वगैरह भी उनके लिबास का हिस्सा थे। फायर हुआ और इसके साथ ही तीनों खिलाड़ियों ने क्लाइंबिंग शुरू कर दी। अगला तकरीबन पौन घंटा आदिल की जिंदगी का कठिन तरीन वक्त था। उसे हर घड़ी यही लग रहा था कि वो जागती आंखों से ख्वाब देख रहा है। उसके सीने में सांस एक बर्छी की तरह चल रही थी। उसका जिस्म जगह जगह से छिल रहा था। उंगलियों पर जख्म आ रहे थे, मगर वो ऊपर की तरफ जा रहा था। ऊपर जाना उसकी फितरत में था, उसके खून में था। वो बुलंदियां तय करने के लिए पैदा किया गया था और फिर उसने कर दिखाया। नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। निहायत अबतर हालत में होने के बावजूद वो 8-10 सेकंड के फर्क से ये मुकाबला जीत गया। तबसरा करने वाले कुछ हैरान थे। उनकी पेशनगोई थी कि आदिल ये मुकाबला बआसानी 6-7 मिनट के फर्क के साथ जीत जाएगा।
लेकिन यहां बस चंद सेकंड्स का फर्क पड़ा था। दरअसल ये वो लोग थे जो आदिल की अबतर हालत से बेखबर थे। आदिल वापस आया तो क्रिस्टल और हुमायूं की आंखों में आंसू थे। उन्हें एहसास था कि इन लम्हों में आदिल पर क्या गुजर रही है। जिस तरह कोई सुपरसोनिक तैयारा आवाज की हद को तोड़ता है, उसी तरह वो भी अपनी बर्दाश्त की हद को पार कर रहा था। सब कुछ उसी तरह हो रहा था जिस तरह तवक्को की गई थी। दूसरी टीम में से लियोपिड वाज़े फर्क के साथ जीत गया था। उसका टाइम शानदार रहा था, रनर अप खिलाड़ी से तकरीबन 5 मिनट कम। और अब आखिरी मरहला था, वही जिसके लिए दिल धड़क रहे थे और सांसें रुकी हुई थीं। नोबल रॉक की तकरीबन 1600 फुट खतरनाक चढ़ाई सामने थी और उस इवेंट के 2 तेज रफ्तार तरीन क्लाइंबर्स स्टार्टिंग पॉइंट पर बिल्कुल तैयार थे। लियोपिड ने शोला बार नजरों से आदिल को देखा। आदिल ने उसकी शोला बार नजरों का जवाब शोला बार नजरों से ही दिया। उसने खामोशी की जबान में कहा, ए सफेद चमड़ी वाले जानवर, मैं तेरी हर ज्यादती का जवाब यहीं पर देने की कोशिश करूंगा। हवाई फायर हुआ और दोनों ने चढ़ाई शुरू की। आदिल के लिए यह जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। उसने सोच रखा था कि वो मर जाएगा या जीत जाएगा। चंद मिनट पहले सरमद साहब ने उसे एक एनर्जी ड्रिंक तकरीबन आधा लीटर पानी में मिलाकर जबरदस्ती पिलाया था। वो मुश्किल से 200 फीट ऊपर ही गए होंगे कि आदिल के मेदे ने यह सारा ड्रिंक उलट दिया। उस कैब में भी खून की आमेज़श थी। आदिल ने यह सब कुछ देखा, लेकिन अब वो इन चीजों से आगे निकल चुका था। उसकी निगाहें बस नोबल रॉक की चोटी पर थीं, जहां सुर्ख झंडा लहरा रहा था और रेफरीज की सफेद वर्दियां नजर आ रही थी। उसके कानों में सरमद साहब के अल्फाज गूंज रहे थे, इंसान जब अपनी बर्दाश्त की हद पार करता है तो फिर उसे नाकाबिल यकीन कामयाबियां सामने खड़ी नजर आती हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कहा था? शायद ये कहा था कि जब बर्दाश्त की हद पार की जाती है तो तिब्बी साइंसेस के मुताबिक कभी कभी दिमाग काम करना छोड़ जाता है और बेहोशी तारी हो जाती है। जिस्म और दिमाग का राब्ता टूट जाता है। तो क्या उस पर भी बेहोशी तारी हो रही थी? उस उमूदी दीवार पर चढ़ते हुए बेहोश हो जाने का मतलब क्या था? सीधी सीधी मौत। लेकिन वो रुक नहीं सकता था। अब रुकने का वक्त गुजर चुका था। अब ऊपर चढ़ने का वक्त था या सैकड़ों फुट गहराई में गिरने का वक्त था। लियोपिड शुरू में ही उससे 4-5 फुट आगे निकल गया था और अब वो ये बर्तरी बरकरार रखे हुए था, बल्कि धीरे धीरे उसमें इजाफा कर रहा था। सरमद साहब के फिक्र एक जादुई असर के साथ आदिल के कानों में गूंजते रहे। उनकी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे टिप्स। उन्होंने कहा था, पानी से भरे हुए गिलास में से 1 कप पानी तो हर कोई निकाल सकता है, लेकिन 1 गिलास में से 1.5 गिलास पानी निकालने को हिम्मत का करिश्मा कहते हैं। और वो यही कर रहा था। गिलास भर पानी में से 1.5 गिलास निकालने की दीवानी कोशिश में मसरूफ था, इस यकीन के साथ कि वो ऐसा कर लेगा। लेकिन हकीकतें कुछ और कह रही थीं। उसका और लियोपिड का फासला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। अब फासला 15 मिनट के करीब पहुंच चुका था। नतीजा साफ नजर आ रहा था। लेकिन क्या वो हिम्मत छोड़ दे, रुक जाए, या फिर आंखें बंद करके मौत की गहराई में छलांग लगा दे? और फिर उसे दूसरी क़य आई। सिर्फ पानी निकल रहा था। उसे अपने हाथ पांव से जान जाती महसूस हुई। उसकी मां खुद भूखी रहकर उसे खाना देती थी और कभी वो दोनों ही भूखे रहते थे। उस फाका कशी ने आदिल के जिस्म में इजाफी बर्दाश्त पैदा कर दी थी। सरमद साहब की आवाज की बाज़गश्त उसके कानों में गूंजी। अपने किसी लेक्चर में उन्होंने कहा था, आखिरी सांस और आखिरी गोली तक लड़ने का मतलब क्या होता है? बदतरीन हालात में कोशिश जारी रखना। लियोपिड से उसका फर्क अब मजीद बढ़ गया था। नीचे 700-800 फुट की गहराई में तमाशाइयों का जोश दीदनी था। यकीनन वो लियोपिड की हौसला अफजाई में मसरूफ थे। आदिल का दिल गवाही दे रहा था कि अब वो लियोपिड की ये लीड खत्म नहीं कर पाएगा। लीड बढ़ रही थी, 20 फुट से ज्यादा हो चुकी थी। आदिल ने आखिरी बार जोर मारा। शहजादी और क्रिस्टल के मुरझाए हुए चेहरे निगाहों में बसाकर उसने दीवानावार अपने हाथ पांव को हरकत दी। अब चोटी की तरफ 2/3 फासला तय हो चुका था। बस 15-16 मिनट की बात और थी। 3-4 मिनट और गुजर गए। आदिल लीड कम करने में तकरीबन नाकाम रहा, लेकिन एक दीवानी कोशिश के तौर पर हाथ पांव जरूर चलाता रहा। और फिर मौजज़ा हुआ।
موج سے ایسے ہی وقتوں کا انتظار کرتے ہیں جب عقل اور مصلحت کے پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں، شیشوں سے پتھر توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، پانیوں میں دیے جلانے کا تہیہ کیا جاتا ہے، کشتیاں چلا کر بے دریغ اجنبی سرزمینوں پر قدم رکھ دیے جاتے ہیں، اور یہاں بھی ایک کرشمہ رونما ہوا۔ عادل کی دیوانہ وار جد و جہد دیکھ کر لیوپٹ میں جو اضطراب پیدا ہوا تھا، اس نے اس کا ٹیمپو خراب کر دیا۔ ایک دراڑ میں پاؤں جمانے کے بعد جب اس نے ایک اینکر پوائنٹ کو تھامنا چاہا تو دراڑ میں سے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ ایک دھچکے کے ساتھ نیچے آیا اور پھسلتا ہوا عادل سے تقریباً 15 فٹ نیچے چلا گیا۔ اس کے بارنیس میں حفاظتی رسہ موجود تھا۔ اس بیک اپ نے اسے مزید نیچے جانے سے بچایا اور وہ مضبوط بولٹنگ کے ساتھ ہوا میں جھول گیا۔ شدید چھلاہٹ میں اس کے منہ سے بے ساختہ ننگی گالیوں کی بوچھاڑ نکل گئی۔ ان میں سے زیادہ تر گالیاں یقیناً عادل کے لیے ہی تھیں۔ یہ سنہری موقع قدرت نے عادل کو دیا تھا اور یہ اس کی مسلسل جد و جہد کا نتیجہ تھا۔ وہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاتا تو نوبل راک کی تاریخ کا ناکام ترین شخص کہلاتا۔ اس نے اپنی رہی سہی قوت جمع کی اور باقی ماندہ 100-150 فٹ کا فاصلہ طے کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتی۔ لیوپرڈ بلا کی تیزی سے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ عادل کی برتری بتدریج کم ہو رہی تھی۔ 8 فٹ، 7 فٹ، 5 فٹ، 3 فٹ۔ عادل نے آخری زور مارا۔ اتنا قریب پہنچ کر وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا، ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ عادل کی برتری اب 3 فٹ سے زیادہ نہیں رہ گئی تھی۔ لیوپرڈ یہ برتری کسی بھی وقت ختم کر سکتا تھا۔ 20-25 فٹ کی چڑھائی اب بھی باقی تھی۔ عادل نے اپنی رہی سہی طاقت جمع کی اور یہ آخری 20-25 فٹ طے کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اور پھر وہ سنہری موقع آیا جب اس نے اپنے ہاتھوں سے نوبل راک کے بالائی کنارے کو چھوا۔ اوپر کھڑے ریفریز نے سرخ جھنڈی بلند کر کے اور سیٹی بجا کر عادل کی فتح کا اعلان کیا۔ عادل بمشکل 2 فٹ کے مارجن سے یہ مقابلہ جیت چکا تھا۔ وہ راک کے اوپر پہنچا اور تقریباً چکرا کر اوندھے منہ گر گیا۔ چٹان پر موجود افراد اس کی طرف لپکے۔ ان کے پاس چھوٹے آکسیجن سلنڈر اور ماسک وغیرہ موجود تھے۔ انہوں نے ایک ماسک عادل کے منہ پر چڑھا دیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کامیابی نے جہاں برطانیہ کے گوروں کو ہلا کر رکھ دیا، وہاں عادل اور اس کے ساتھیوں کا جوش و خروش بھی دیکھنے کے قابل تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب عادل نیچے پہنچا تو ہمایوں اور چند مقامی پورٹرز نے اسے کندھوں پر اٹھا لیا۔ تالیوں کی گونج اور نعروں کے شور سے قریب و جوار گونج اٹھے۔ سناترا برادری کے بہت سے افراد بھی چاروں ناچار عادل کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ سرمد صاحب کے چہرے پر فتح کی چمک دیکھ کر عادل کا خون سیرو بڑھ گیا۔ یہ بات بھی عادل کے لیے بہت حوصلہ افزا تھی کہ تایا فراست کے ساتھ آئے ہوئے کئی افراد بھی اس موقع پر خوش دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سب عادل کے جانے پہچانے چہرے تھے، اس کے ہم وطن، اس کے گاؤں کے لوگ جن کے ساتھ وہ کھیلا کودا تھا اور جن کے درمیان وہ پروان چڑھا تھا۔ ہمایوں نے اسے کندھوں سے اتارا تو کرسٹل دوڑ کر آئی اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ اس کے عقب میں عادل کو کرسٹل کے والد اور سوتیلی والدہ کی جھلک نظر آئی۔ ان کے منہ پھولے ہوئے تھے اور کدورت چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ کسی نے عادل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور اس کے سینے میں جیسے ان گنت شگوفے کھل اٹھے۔ تایا فراست اس کے سامنے تھے۔ مبارک آدے پتر، انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور عادل کو گلے سے لگا لیا۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو تایا جی، عادل نے کہا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بہت سے کیمرے دھڑا دھڑ عادل کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ اس کے گرد مقامی اور غیر مقامی لوگوں کا ہجوم تھا۔ برٹش لڑکیاں عادل کو قریب سے دیکھنے کے لیے امٹ پڑ رہی تھی، لیکن جسے وہ دیکھنا چاہ رہا تھا وہ کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ وہ یقیناً یہاں موجود تھی، شاید اپنے ٹینٹ کے روزن میں سے اسے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی شہزادی، اس کی منزل، اس کی زندگی۔ لارڈ اورس لوگوں میں سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھے۔ لوگ انہیں راستہ دینے کے لیے دائیں بائیں پٹ گئے۔ انہوں نے عادل کی پیٹھ تھپکی اور سر سرمد سے انگلش میں بولے، ویل ڈن مسٹر سرمد، آپ کے کھلاڑی نے تو کمال کر دیا۔ یقیناً اس میں عادل کی خداداد صلاحیت کے ساتھ آپ کی محنت اور لگن کا بھی حصہ ہے۔ میں آپ دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کی عزت افزائی کا بے حد شکریہ، سر سرمد نے کہا۔ وہ مسکرائے۔
اب اس خراج تحسین کو ایک عملی شکل دینے کا وقت بھی آ گیا ہے۔ آپ لوگ اپنے استقبال سے فارغ ہو کر میرے ٹینٹ میں تشریف لے آئیے، وہاں پرائز سیریمنی کا انتظام ہے۔ وہ بڑی دلنواز شام تھی، خوشگوار، حوصلہ بخش اور فتح مندی کے احساس میں ڈوبی ہوئی۔ سر سرمد کا کہا سچ ثابت ہوا تھا۔ آج عادل کو وہ دفینہ مل گیا تھا جس کا وعدہ انہوں نے اس سے کیا تھا۔ وہ سب تکلیفیں اور مشقتیں آج بارآور ثابت ہوئی تھیں جن کا سامنا عادل نے پچھلے چند مہینوں میں کیا تھا۔ بے شک اس کے جسم میں اذیتوں کے بے شمار کانٹے ٹوٹے تھے، لیکن آج وہ کانٹے نکال لیے گئے تھے اور اس کے جسم کو محبت کے گلابوں کا مرہم مل رہا تھا، اور محبت کے ان گلابوں میں اہم ترین گلاب شہزادی کی محبت کا تھا۔ ہاں، یہ کایا کلپ شام تھی، بہت سرد ہونے کے باوجود روح کو گرما رہی تھی، سرشار کر رہی تھی۔ 2-3 گھنٹوں کے اندر اندر عادل ایک کروڑ پتی شخص بن گیا تھا۔ ہاں، آج ان برف پوش چوٹیوں نے اپنے اندر چھپا ہوا دفینہ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ جب خوشیوں کی یلغار ہو تو جسمانی تکلیفیں اس کے اندر دب جاتی ہیں۔ عادل بھی تقریباً بھول چکا تھا کہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے اور مقابلے کے دوران میں اس کی حالت کس قدر خراب ہوئی ہے۔ اب وہ خود کو بالکل بھلا چنگا محسوس کرنے لگا تھا۔ اس سب کے باوجود اس نے کھانے پینے میں بہت احتیاط سے کام لیا۔ وہ جانتا تھا کہ فوڈ پوائزننگ کی حقیقت کیا تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا لیوپٹ اور اس کے ساتھیوں کا کیا دھرا تھا، پھر بھی وہ اب سارے گلے شکوے بھلا کر لیوپٹ کو گلے سے لگانا چاہتا تھا، لیکن لیوپٹ اسے اپنے آس پاس کہیں نظر نہیں آیا۔ شاید کہیں غم غلط کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد عادل نے سرمد صاحب سے اجازت لی اور تایا فراست کے ٹینٹ کی طرف چل دیا۔ وہ تایا فراست سے اکیلے میں ملنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ہمایوں سے کہا تھا کہ وہ قاسم کو کچھ دیر کے لیے دوسرے ٹینٹ میں بھیج دے۔ قاسم کے ہاتھ اب کھولے جا چکے تھے اور وہ کسی طرح کی مزاحمت یا ناراضگی ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ پھر بھی ہمایوں نے احتیاطاً ایک گن مین اس کے ارد گرد رکھا ہوا تھا۔ ایک ایسا ہی گن مین دراز خط ناصر کے آس پاس بھی موجود تھا۔ عادل تایا فراست والے ٹینٹ میں پہنچا تو وہ نماز پڑھ کر جائے نماز طے کر رہے تھے۔ 2-4 دن میں ہی وہ بہت بدلے ہوئے نظر آنے لگے تھے۔ عادل کو دیکھ کر وہ آگے بڑھے اور عادل کو گلے لگا لیا۔ عادل نے گلوگیر آواز میں کہا، تایا جی، آپ کی دعاؤں سے میں نے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ وہ سسک پڑے۔ مجھے یقین تھا آدے پتر، تو جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے اندر ہمت ہے، تو لڑنا جانتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ میں قاسو اور عاصم سے بھی یہی گل کہتا تھا۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں تایا جی، بس قدرت نے میری مدد کی۔ تایا فراست نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے ایک بار پھر گلے سے لگا کر رونے لگے، لیکن اس بار وہ سسکیوں کے بجائے ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ عادل بھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا۔ وہ کتنی ہی دیر اسی طرح کھڑے رہے۔ پھر عادل نے اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2.5 لاکھ پاؤنڈ کے وہ 2 پے آرڈرز تایا فراست کی طرف بڑھا دیے جو اسے پرائز سیریمنی میں پیش کیے گئے تھے۔ یہ کیا ہے آدے پتر؟ تایا فراست نے کہا۔ یہ انعام کی رقم ہے تایا جی، آپ میرے بڑے ہیں، اسے اپنے پاس رکھیں۔ آپ جس طرح چاہیں گے میں اسے خرچ کروں گا۔ نہیں آدے نہیں، یہ تمہاری کمائی ہے، تم اسے اپنے پاس رکھو۔ تایا جی، آپ جانتے ہی ہیں میں روپے پیسے کے معاملے میں بالکل نکما ہوں، یہ آپ کے پاس ہوں گے تو مجھے تسلی رہے گی۔ نہیں آدے پتر، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، جو بندہ پیسے کما سکتا ہے وہ انہیں سنبھال بھی سکتا ہے۔ یہ تمہارے پاس رہیں گے اور مجھے یقین ہے کہ تم انہیں خرچ بھی چنگے طریقے سے کرو گے۔ اسی دوران میں انور بھی خیمے میں آ گیا۔ وہاں عادل کو دیکھ کر اس نے جلدی سے واپس جانا چاہا، لیکن پھر تایا فراست کے اشارے پر رک گیا۔ تایا فراست نے کہا، انورے، تمہاری طرف سے عادل کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، تم کو عادل سے معافی مانگنا چاہیے۔ انور نے اپنا زخمی بازو گلے سے لٹکا رکھا تھا، بازو پر کندھے سے کلائی تک پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ انور اندر آیا اور گلوگیر آواز میں بولا، عادل بھائی، میں نے واقعی تمہارے ساتھ چنگا نہیں کیا۔ میں نے پنڈ میں جھوٹ بولا کہ تم مجھے زبردستی احاطے کے دروازے پر لے گئے تھے۔ یہ سب وہ کہتے کہتے اٹک گیا، پھر ہمت کر کے بولا،
یہ سب नासिर चौधरी ने मुझसे कहा था। वो बहुत तगड़ा बंदा है। अगर मैं उसकी गल न मानता तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। मुझको माफी दे दो आदिल भाई। वो एकदम आगे बढ़कर आदिल के कदमों में गिर पड़ा। आदिल ने फौरन उसे उठाया और तसल्ली दी। सब कुछ तब्दील हो रहा था। जो लोग 2 दिन पहले तक उसे नफरत और कदूरत की नजरों से देख रहे थे, वो अब उसे कंधों पर उठाने के लिए तैयार थे। वो बरतानवी शहरियों को फख्र से बता रहे थे कि वो आदिल के गांव के रहने वाले हैं। बरतानवी तमाशाइयों में कुछ सहाफ़ी भी मौजूद थे। वो आदिल का इंटरव्यू लेने के लिए बेताब थे। उनमें एक लड़की भी थी। वो आदिल को लेकर अपने टेंट में जाना चाहती थी और वहां उसका वीडियो इंटरव्यू रिकॉर्ड करने की ख्वाहिशमंद थी। सरमद साहब ने भी उसकी सिफारिश की और आदिल सरमद साहब की बात रद्द ना कर सका। लेकिन जब वो उस खातून सहाफ़ी के खेमे में पहुंचा तो शशदर रह गया। वहां शहजादी पहले से मौजूद थी। शहजादी थोड़ी घबराई हुई थी। बहरहाल उसने आदिल को देखकर सलाम किया और होले से मुस्कुराई। आदिल ने पलट कर देखा। नौजवान खातून सहाफ़ी भी मुस्कुरा रही थी। ये क्या है? आदिल ने खातून सहाफ़ी से पूछा। उसने इंग्लिश में जो जवाब दिया उसका मतलब यह था कि उसे इंटरव्यू के दौरान में शहजादी की मौजूदगी अच्छी लगेगी और वो ये बात अच्छी तरह जानती है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और आदिल की इस अजीम कामयाबी के बाद इन दोनों की शादी के कवी इम्कानात भी मौजूद हैं। ये क्या कह रही है? शहजादी ने आदिल से पूछा। आदिल होले से मुस्कुराया। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही है। इसका ख्याल है कि शायद हम दोनों बहुत जल्द एक होने वाले हैं। शहजादी के चेहरे पर शफक के रंग बिखर गए। इसी दौरान में नौजवान सहाफ़ी खातून बोली, ओह गॉड, माय ऑडियो सिस्टम। वो ऑडियो सिस्टम का बहाना करके जल्दी से बाहर निकल गई। यकीनन वो आदिल और शहजादी को मौका देना चाहती थी कि वो 2-4 मिनट अकेले में बात कर लें। शहजादी के दिलकश चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। फिर वो तेजी से उठी। आदिल, मुझे अपने खेमे में जाना चाहिए। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी तो आदिल ने हिम्मत करके उसकी कलाई थाम ली। कलाई की चूड़ियां छनकी। वो ठिठक कर रुक गई। मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? आदिल ने जज्बाती लहजे में पूछा। उसने सर झुकाया और सादगी से बोली, नहीं। क्यों? आदिल ने पूछा। शहजादी की नाजुक कलाई अभी तक उसकी गिरफ्त में थी। मुबारक हो, लेकिन क्या? आदिल ने पूछा। मेरा दिल बड़ा बोझल है आदिल। भाई आसिम अस्पताल में जख्मी पड़ा है और फिर तुम्हारे मामू तुफैल, उनका मुझे बहुत दुख है। काश ये सब कुछ ना हुआ होता। गम और खुशी तो धूप छांव की तरह होते हैं। आदिल का लहजा भी कुछ बोझल हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों आदिल, मुझे लगता है कि अभी हमारे दुख खत्म नहीं हुए। बस वहम सा दिल में बैठा हुआ है, कहीं कुछ हो ना जाए। तुम इतना ज्यादा सोचती हो कि तुम्हारा दिल हर वक्त गम के घेरे में रहता है। खुशी के जो मौके आते हैं वो भी तुम्हारे गम के बोझ के नीचे दब जाते हैं। वो खोए खोए लहजे में बोली, मामू तुफैल को किसने मारा आदिल? क्या उसी बदमाश ने जो मुझे भी गांव से यहां लेकर आया था? आदिल ने असबात में सर हिलाया। हाँ, हालात तो यही बता रहे हैं। वो अब कहां है आदिल? शहजादी ने रोहान सी आवाज में कहा। मुझे कुछ कुछ पता है कि वो कहां है और अल्लाह ने चाहा तो वो अपने अंजाम को भी जरूर पहुंचेगा। दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर शहजादी मौजू बदल कर बोली, आदिल, मैं तुम्हारी जीत से बहुत खुश हूं और मुझे लगता है कि अब्बा जी भी खुश हैं। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू चमक गए। यकीनन इन आंसुओं का ताल्लुक खुशी से ही था। उसने आदिल का हाथ अपने हाथ में जोर से दबाया। ये उसकी गर्म जोशी का इजहार था। आदिल को लगा जैसे शहजादी का हाथ ही नहीं, उसका पूरा जिस्म उसके जिस्म से बेबस है। अचानक वो दोनों बुरी तरह चौंक गए। खेमे से बाहर कदमों की चाप सुनाई थी। शायद सहाफी खातून वापस आ रही थी, लेकिन नहीं, ये तो मर्दाना कदमों की आवाज थी। फिर यकायक जैसे एक तूफान आ गया। खेमे का पर्दा जोर से फड़फड़ाया। किसी ने आदिल का गिरबान पकड़ा और एक तुंद तेज झटका देकर उसे बाहर खींच लिया। वो औंधे मुंह गिरते गिरते बचा। उसके कानों में शहजादी के चिल्लाने की आवाज आई। उसे अपने सामने एक रेसलर नुमा अंग्रेज नजर आया।
उसके पहलू में ल्यूपिड था। ल्यूपिड को एक नजर देख कर ही आदिल जान गया कि वो शराब के नशे में धुत है। उसकी आंखें शोले उगल रही थीं। उसने मुंह से झाग उड़ाते हुए इंग्लिश में कुछ कहा, फिर हाथ में पकड़े चाकू को निहायत वहशत से आदिल पर चलाया। ये वार आदिल की गर्दन पर था। आदिल ने तेजी से झुककर ये मौलिक वार बचाया, लेकिन वो अगला वार नहीं बचा सका। ये वार पीछे से किया गया था और उसी पहलवान नुमा शख्स ने किया था जिसने उसे खेमे से घसीटा था। उसने किसी निहायत वजनी शय से आदिल के सर पर सर्प लगाई। आदिल की आंखों में अनगिनत सितारे नाच गए। वो पहलू के बल सख्त बर्फ पर गिरा और होशो हवास से बेगाना हो गया। वो अजीब कैफियत थी। वो एक नाकाबिले बयान सूरत हाल थी। आदिल खुद को जैसे हवाओं में मौल्लक महसूस कर रहा था। उसके नीचे जैसे पिघली हुई बर्फ का दरिया था जो बड़े शोर के साथ बह रहा था। वो शायद बेहोश था, लेकिन वो ऐसी बेहोशी थी जिसमें गाहे बगाहे नीम बेहोशी जैसे वक्फे भी आते थे। कभी ये नीम बेहोशी वाज़ेह होती थी और उसमें से इर्द गिर्द की आवाज़ों का एहसास होता था, और कभी ये नीम बेहोशी बेहोशी का हिस्सा हो जाती थी। उसे पिघली हुई बर्फ के शोर के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता था। जब वो नीम बेहोशी में होता था, वो अपने आप को हरकत देने की कोशिश करता था, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। बर्फ के दरिया का रंग सुनहरी हो जाता था। उसके अंदर से कोई पुकार कर कहता था, तुम्हारा जहन मफलूज हो चुका है, तुम खुद भी फालिज ज़दा हो चुके हो। ये अधूरी मौत है, अब तुम्हें वापस नहीं आना। अधूरी मौत से पूरी मौत की तरफ जाना है। पूरी मौत जिसमें सफेद कफन होता है, काफूर की बू होती है और अंधेरी कब्र। फिर सब कुछ निगाहों से ओझल हो जाता, हर एहसास नापैद हो जाता। ये वक्फा मालूम नहीं कितना लंबा होता, शायद 1-2 घंटे, शायद 1-2 दिन, या फिर इससे भी ज्यादा। आहिस्ता आहिस्ता नीम बेहोशी वाले वक्फे पड़ने लगे। वो गहरी बेहोशी जो उसे दुनिया व माफिया से बेखबर कर देती थी, कम होने लगी थी। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को महसूस करने लगा। आवाजें ज्यादा वजाहत के साथ उसकी समाज से टकराने लगी। वो किसी किसी आवाज का मफहूम भी समझने लगा, लेकिन वो अपने वजूद को हरकत देने के काबिल अब भी नहीं था। अपनी पलकों को हिला नहीं सकता था। उसका धुंधलाया हुआ जहन उसे बता रहा था कि उसके इर्द गिर्द कुछ अनोखा हो चुका है, कुछ बहुत खास और गैर मुतवक्के। शायद कोई आफत टूट पड़ी है। किसी कुदरती इब्तला ने उसे और उसके करीब मौजूद सब अफराद को घेर लिया है। शायद कोई बर्फ का तूफान, या फिर कुछ निहायत बेरहम लोग जिनकी आंखों से आग निकल रही है और जिनके होंठों से खून टपक रहा है। ये सब कुछ कहां पर हो रहा है? कौन लोग हैं ये? क्या चाहते हैं? क्या हकीकत में ऐसा है या फिर ये सब उसका वहम है? उसके बीमार मफलूज जहन का कोई मन गढ़ंत एहसास है। उसका जहन वाकयात को आपस में मरबूत करने में कतई नाकाम था। कभी कभी उसे अपने बाजू या फिर कंधे पर हल्की सी चुभन महसूस होती। उसे लगता कि उसे इंजेक्शन लगाया गया है। गाहे बगाहे किसी दवा की निहायत तेज बू भी वो अपने नथनों में महसूस करने लगता। एक दिन जब वो नीम बेहोशी वाली हालत में था, किसी ने इंग्लिश में कहा, इसकी हालत में कुछ बेहतरी तो नजर आ रही है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर 2 अफराद उर्दू में बातें करने लगे। कभी आदिल को लगता कि ये उसका तसव्वुर है, कभी महसूस होता कि नहीं, वो लोग हकीकत में बोल रहे हैं। वो सुन रहा था, लेकिन खुद को हरकत देने के काबिल नहीं था। एक आवाज ने कुछ इस किस्म की बात कही, किस्मत की बात है, जो कुछ हुआ उस तूफान की वजह से हुआ। अगर हम 15-20 घंटे पहले यहां से निकल जाते तो कभी ये सब ना होता। कुदरत के कामों में किसको दखल है? ये मुसीबत हमारे मुकद्दर में लिखी थी। पहली आवाज दोबारा सुनाई दी, मैं तो अब भी कहता हूं उन लोगों से बात की जाए, कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पर मामला तय किया जाए। रुपए में बड़ी ताकत होती है और देने के लिए रुपया गैर मुल्कियों के पास कम नहीं है, लेकिन बात तो तकदीर की है ना। ये बड़े खबीस लोग हैं, किसी वादे पर एतबार नहीं करेंगे। ये यही सोचेंगे कि जो मिल रहा है वो ले लें, और जो कुछ उनको मिल रहा है वो भी कुछ कम नहीं है। लाखों पाउंड्स का बेहतरीन सामान है, खूबसूरत लड़कियां हैं, हथियार हैं, और कैश की शक्ल में भी लाखों पाउंड्स तो होंगे। दफतन आदिल की समाज से कुछ आवाजें टकराईं। उसे लगा कि वो बर्फ के दरिया से निकल चुका है
और अब एक बहुत बड़े और गहरे बर्फीले कुएं में है। उस कुएं में गोलियां चल रही हैं। कभी सिंगल फायर होते हैं, कभी बर्स्ट चलने लगते हैं। लोग चिल्ला रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। उसके करीब गुफ्तगू करने वाले भी बाहर चले गए। आदिल की दिल की गहराइयों से एक आवाज उभरी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वैशी पाउंडों ने उन्हें घेर लिया हो। पाउंडों का ख्याल जहन में आते ही आदिल के जहन में एक करख चेहरे की छवि उभरी। सूजी सूजी आंखें, तमतमाया हुआ गंदमी रंग, मुंडा हुआ सर। ये कौन था? उसने दिमाग पर जोर दिया, लेकिन कुछ याद नहीं आया। ख्यालात बिखरे बिखरे थे। फिर उसके तसव्वुर में शहर लाहौर का नक्शा उभरा। एक मारूफ चौक, ट्रैफिक, हॉर्नों का शोर, हुजूम। उस हुजूम में उसने कुछ देखा था। शायद यही चेहरा, शराबी चेहरा। क्या नाम था उसका? क्या नाम था उस निहायत नापसंदीदा शख्स का? जहन में एक झमाका सा हुआ, मालकाने ज़ादा। तो क्या मालकाने ज़ादा यहां मौजूद था? वो यहां क्यों मौजूद था? उससे उसकी क्या दुश्मनी थी? क्या मामला था? उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन ये याद आ रहा था कि कुछ है, कुछ बहुत बुरा है। एक बार फिर नीम बेहोशी का दौरानिया खत्म हो गया। वो अपने इर्द गिर्द से बेखबर हो गया। कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए? वो यकीन से कुछ भी नहीं कह सकता था। कोई उस पर झुका हुआ था। होले होले उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। बड़ी नाजुक उंगलियां थीं। ये किसकी उंगलियां थीं? जिस्म से उठने वाली ये भीनी भीनी खुशबू किसकी थी? कोई बहुत पसंदीदा हस्ती थी, मगर कौन थी? वो ठीक से याद नहीं कर पा रहा था। ये अजीब कैफियत थी, आगाही थी, मगर अधूरी। फिर उस नाजुक उंगलियों वाली हस्ती ने उसे दवा पिलाई। दवा की नागवार बू कोमल जिस्म की जानी पहचानी खुशबू पर गालिब आ गई। तब एक बार फिर वसी बर्फीले कुएं के अंदर गोलियां चलने लगीं। कुछ लोग चिल्लाए, किसी आवाज ने बैन किया। भीनी भीनी खुशबू एकदम ओझल हो गई। दवा की नागवार बू भी पस मंजर में चली गई। कुछ वक्त गुजरा, फिर उसने 2 अफराद को अपने करीब बातें करते हुए पाया। एक आवाज को उसने पहचान लिया। यह उसके ताया फरासत की आवाज थी। वो गुस्से में किसी से कुछ कह रहे थे। यह आवाज कानों से टकराई तो आदिल को कुछ और भी याद आने लगा, लेकिन जो याद आ रहा था वो बहुत धुंधला था। एक सूरत सी निगाहों के सामने बन बन कर बिगड़ रही थी। ये किसकी सूरत थी? ताया फरासत की आवाज पहचानने के बाद आदिल ने उठना चाहा, ताया को पुकारना चाहा, मगर उसकी आवाज ने साथ ना दिया। न वो अपने जिस्म के किसी हिस्से को हरकत दे सका। बस पत्थर का पत्थर लेटा रहा। ताया किसी से बोल रहे थे। दूसरी आवाज किसकी थी? किसकी थी वो आवाज? यकयक उसके जहन में बर्क सी लहराई। ये आवाज ताया के बेटे की थी। ताया का बेटा। वो कह रहा था, अब्बा इसमें मेरा क्या कसूर है? ताया की आवाज उभरी, तेरा कसूर है? कसूर है, तूने यार बनाया हुआ था उसे। उसकी हर चंगी बुरी गल की हिमायत करता था। मेरी आंखों पर भी पर्दा डाला हुआ था तूने। अब देख लिया अंजाम। वो हमारा लहू पीना चाह रहा है। गैरों के साथ मिलकर हमें गोलियों से छलनी करना चाह रहा है वो कमीना। अब्बा वो कहता है कि हम शहजादी के मामले में उसको धोखा करेंगे, उसे दगा देंगे। उसने अपने दिल में पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। अचानक आदिल के दिलो दिमाग में बर्क सी लहरा गई। उसे याद आया कि उसे अभी कुछ देर पहले जो वजूद उसके बालों में अपनी नाजुक उंगलियां चला रहा था और उसे दवा पिला रहा था, वो कोई और नहीं था, शहजादी का वजूद था। उसकी जान, उसकी रूह। वो उसके लिए आग और बर्फ के साथ समंदरों के ऊपर से गुजरा था और अभी ऐसे मजीद कई समंदर पार कर सकता था। लेकिन कैसे? वो तो अब अपने अंदर हिलने जुलने की ताकत भी नहीं रखता था। उसने एक बार फिर भरपूर कोशिश की। अपने जहन पर छाई हुई धुंध को साफ करना चाहा। अपने पांवों को और हाथों को उंगलियों की हरकत देना चाही, लेकिन कुछ कर न सका। जहन पर छाई धुंध कुछ और गहरी हो गई। आवाजें फासले पर चली गईं, मगर सुनाई देती रहीं। चेहरे याद आ रहे थे, लेकिन वाकयात की बहुत सी दरमियानी कड़ियां गायब थीं। ताया कह रहे थे, बकवास बंद कर कासू, तू बेवकूफी नहीं बेगैरत भी है। अभी एक आध दिन में जब वो कुत्ते का पुत्र हम सबको घेर लेगा और तेरी बहन को तेरी आंखों के सामने ख्वार करेगा और बाकी सारी जनानियां भी ख्वार होंगी,
तो फिर भी यही कहना कि इसमें हमारा कसूर ही था। कासू चिंगाड़ा, मेरी बहन को कोई हद भी नहीं लगा सकता। मैं उसके टोटे कर दूंगा अब्बा, मैं खून पी जाऊंगा उसका। कोहराम समझ गया पता नहीं क्या हो रहा था। बस आदिल अपने धुंधलाए हुए मफलूज जहन के साथ अंदाजे ही लगा सकता था। कासू शायद राइफल पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ताया फरासत उसे संभालना चाह रहे थे। उनका कोई कोई फिक्रा आदिल की समात तक भी पहुंच रहा था। वो वैशी हो रहे हैं, छलनी कर देंगे तुझे। अगर मरना ही है तो फिर अपने हाथों से गोली मारते खुद को। छोड़ दे अब्बा, छोड़ दे मुझे। तूने मुझे बेगैरत कहा है, मैं बताऊंगा कि गैरत क्या होती है। यकायक शोर और गुल की ये सारी आवाजें आदिल से दूर चली गईं, और जब ये आवाजें दूर जा रही थीं, आदिल के कानों में किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। इस मर्तबा वो पहचान गया, ये उसकी शहजादी की आवाज थी। वो क्यों चिल्लाई थी? वो अभी इस सवाल का जवाब भी ढूंढ रहा था कि एक बार फिर बर्फ के वसी और गहरे कुएं के अंदर गोलियां चलने लगी। आवाजें शदीद थीं, यूं लगता था कि एकदम दर्जनों लोग एक दूसरे पर फायर कर रहे हैं। वाकई फायरिंग हो रही थी या सिर्फ उसकी समात उसे वाहिमों में मुब्तला कर रही थी? नहीं, ये फायरिंग थी। छोटे बड़े हथियार चल रहे थे। क्यों हो रही थी ये फायरिंग? उसने अपने कमजोर जहन पर जोर दिया। जवाब नहीं मिला। धुंध मजीद गहरी हो गई। ऐसा ही होता था जब वो कुछ सोचने के लिए ज्यादा कोशिश करता था, जहन तारीकियों में डूबने लगता था। कुछ वक्त गुजरा, फिर उसे अपने आसपास ताया की रोती बिलकती आवाज सुनाई दी। कासू, कासू, मैंने तुझे कहा था ना, ओए नामुराद, मैंने तुझे कहा था ना, ओए तूने मेरी कमर तोड़ कर रख दी। फिर उसने शहजादी की दिलदोज आवाजें सुनी। वो कासू को पुकार रही थी, बैन कर रही थी। हाँ, वो बैन कर रही थी। वो तो उसका एक आंसू नहीं देख सकता था, कहां ये कि वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी, चिल्ला रही थी। आदिल का सीना फटने लगा। वो सब कुछ झेल सकता था, अपनी शहजादी की गिरिया उजारी नहीं झेल सकता था। उसने अपनी सारी जिस्मानी और दिमागी तवानाइयां जमा की, उठकर बैठना चाहा। उसे लगा कि वो अपने पांव की अंगूठों को हरकत देने में कामयाब हुआ है। उसने उस हरकत को बढ़ाना चाहा, अपने बालाई धड़ को उठाना चाहा। यह बड़ा मुश्किल अमल था। उसे महसूस हुआ उसके जिस्म की हड्डियों में अजियत का दरिया बह निकला है। उसने आंखें खोलना चाही, उसने होठों को वाह करना चाहा। एकदम कोई कनेक्शन सा कट गया। जहन फिर तारीकियों में डूबने लगा। वो दुनिया, वो माफिया से बेखबर हो गया। उसका आखिरी एहसास यही था कि यहां इस जगह उसके इर्द गिर्द कुछ बहुत खौफनाक हो रहा है। कोई ऐसा मौलिक हिसार है जो लोगों को एक एक करके खा रहा है, उनका खून पी रहा है। उसके मफलूज जहन ने इर्द गिर्द के माहौल को दोबारा महसूस करना शुरू किया तो उसे लगा कि उसके करीब किसी लैंप की मसनूई रोशनी है। उसे अपने बाजू में सुई चुभने की हल्की सी तकलीफ महसूस हुई। फिर एकदम उसे शहजादी की दिलदोज आहो बुका याद आई। तो क्या कासिम मर चुका था? यकीनन उसके साथ कुछ हो चुका था। शहजादी तो बड़े हौसले वाली थी, वो यूं ही बिलक बिलक कर नहीं रोई थी। शहजादी, आदिल के दिल की गहराइयों से एक पुकार उठी। उसने फिर उठना चाहा, मगर वो सिर्फ अपने पांव के अंगूठों को ही हरकत दे पाया। बाकी जिस्म उसी तरह पत्थर रहा। उसे उन बातों की गूंज सुनाई देने लगी जो शहजादी की आहो बका से पहले ताया फरासत और कासू में हुई थी। उसे अंदाजा हुआ कि इन बातों में बार बार जिस बंदे का जिक्र किया गया वो नासिर था। लंबे कद और सर्द आंखों वाला बदनीयत नासिर। तो क्या नासिर पाउंदों के साथ मिल चुका था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि वही पाउंदों को और मालकाने ज़्यादा को यहां लेकर आया हो? आदिल को महसूस हुआ कि अब उसका जहन पहले से कुछ बेहतर काम कर रहा है। उसे न सिर्फ चेहरे और नाम याद आ रहे थे, बल्कि उनका बाहमी ताल्लुक भी कुछ कुछ समझ में आ रहा था। उसे याद आया कि उसके सर पर कोई शदीद सर्प लगी थी, लेकिन ये किस मौके पर लगी थी और किसने लगाई, इसके बारे में तसव्वुरात धुंधले थे। उसने अपने हाथ से अपने सर को छूना चाहा, लेकिन वो हाथ को हरकत न दे सका, ना सर को। उसकी बेबसी बरकरार थी। उसकी नातवानियों में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई थी। वो शायद एक खेमे में था। खेमे से बाहर कोई जख्मी औरत जिस्मानी अजियत के सबब रो रही थी और इंग्लिश में कुछ कह रही थी। अल्फाज आदिल की समझ में नहीं आए। फिर कोई आदिल के बिल्कुल पास से बोला। गालिबन ये ब्रिटिश डॉक्टर था।
उस डॉक्टर का नाम आदिल को याद नहीं आया, लेकिन उसका चेहरा उसके तसव्वुर में घूम गया। वो कह रहा था, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये हालत हफ्तों और महीनों तक रह सकती है। और वो कहते कहते रुक गया। और क्या डॉक्टर? एक दूसरी आवाज ने पूछा। डॉक्टर ने बिल्कुल सरगोशी में कुछ कहा। अल्फाज आदिल की समझ में नहीं आए। दूसरी आवाज ने कहा, आपका क्या ख्याल है डॉक्टर, ये आवाजें सुन सकता है? हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन ये जितना ज्यादा सुकून में रहेगा, इसके ब्रेन की हरकत जितनी कम होगी, उतना ही इसके लिए बेहतर है। हम डॉक्टरी जबान में इस कैफियत को टेम्पररी पैरालाइज कहते हैं, लेकिन अगर एहतियात न की जाए तो फिर ये हालत मुस्तकिल शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। प्लीज डॉक्टर, कुछ करें, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, आवाज ने फिर कहा। और एकाएक ही आदिल के सीने में जैसे सैकड़ों चिराग रोशन हो गए। उसने पिछले चंद दिनों में कई बार यह आवाज सुनी थी, लेकिन पहचान नहीं पाया था, मगर आज उसने पहचान लिया। ये उसके मेहरबान उस्ताद, उसके रूहानी बाप की आवाज थी, उसके रहनुमा सर सरमत। हाँ, वो सर सरमत थे और वो उसके पास मौजूद थे, और ये वो थे जिन्होंने उसे जीना सिखाया था, जिंदगी को जिंदगी करने के गुर बताए थे। उन्होंने उसे बताया था कि चट्टानों से कैसे टकराया जाता है, संगलाफ दीवारों में रास्ते कैसे बनाए जाते हैं। उन्होंने उसे बताया था कि तकदीर अपने हाथों में कैसे ली जाती है, कैसे खुद को मुसीबतों, मुशक्कतों और तकलीफों से नबर्द आजमा किया जाता है, और इस बात की परवाह नहीं की जाती कि सिला कब मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं। बस अपना काम इस गैर मुतज़लज़ल यकीन के साथ जारी रखा जाता है कि खुशियां और राहतों को आना ही आना है। जैसे काली रात के बतन में दिन छुपा रहता है, उसी तरह तकलीफ के अंदर ही कहीं हम वजन राहत का वादा भी होता है। वो हम वजन का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, यानी जितनी तकलीफ उतनी ही खुशी और राहत। तकदीर को हाथ में लेने का गुर वो ये बताते थे कि इंसानी जिंदगी में तकलीफों और राहतों की मिकदार बराबर होती है। इसलिए अगर हम तकलीफों के खाते में बहुत सी तकलीफें सह लेते हैं और जमा कर लेते हैं, तो फिर हम वजन राहतों को भी जिंदगी में आना होता है। अब अगर एक बंदा खुद पर दीगर राहतों और खुशियों के दरवाजे बंद कर लेता है और अपना मनचाहा दरवाजा खुला रहने देता है, मसलन अपने महबूब से विसाल का दरवाजा, तो फिर इस बात का कवी इम्कान पैदा हो जाता है कि उसके हिस्से की खुशियां उसे अपने मनचाहे दरवाजे के रास्ते ही से मिलें। यानी महबूब से विसाल की सूरत में आदिल को बहुत सी बातें याद आ रही थी। हाँ, ये वही उस्ताद मोहतरम थे। आदिल ने चाहा कि वो उठे और उनके सीने से लग जाए। उसने उन्हें पुकारना चाहा, उठना चाहा, लेकिन ये दोनों कोशिशें नाकाम हुई। उसका जहन ये मुशक्कत बर्दाश्त नहीं कर पाया। तारीकी गहरी होने लगी। हाँ, उसे लगा कि वो अपने पांव के अंगूठों के साथ साथ दीगर उंगलियों को भी हरकत देने में कामयाब रहा है। कुछ ही देर बाद बेखबरी वो बेहोशी के अंधेरे उसे ढांपने लगे। ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थीं। अब ये आवाजें निस्बतन करीब से आ रही थीं। आदिल को लग रहा था कि बर्फ का वसी कुआं तंग होता जा रहा है। उसकी दीवारें करीब करीब आ रही हैं। उसके धुंध आलूद दिलो दिमाग की गहराइयों में कहीं यह एहसास मौजूद था कि इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। जख्मी चिल्ला रहे हैं, लाशें गिर रही हैं। दफातन एक बार फिर उसकी रूह लरज उठी। उसने अपने बिल्कुल पास से शहजादी की दिलफकार आवाज सुनी। वो कह रही थी। उसके मुखातिब यकीनन ताया फरासत ही थे। अल्फाज पिघले शीशे की तरह आदिल की समात में उतरे। अब्बा जी, मैं ऐसी मौत मरना नहीं चाहती। आपको रब का वास्ता अब्बा जी, मुझे अपने हाथों से मार दें, मुझे गोली मार दें। ना कर मेरी धी रानी, ना कर, रब से आस रख। ताया फरासत की लरसती हुई आवाज उभरी। अब क्या आस है अब्बा जी? आपने देख ही लिया है कि वो क्या कर रहे हैं औरतों के साथ। मुझे इस तरह नहीं मरना अब्बा जी। वो हिचकियों से रोने लगी। आदिल के सीने में शोले फुंकारने लगे। उसका जी चाहा उसकी जान उसके जिस्म के पिंजरे से आजाद हो जाए। वो अपने जिस्म के पिंजरे से बाहर निकलने के लिए जोर लगाने लगा। अंदर ही अंदर तड़पने लगा। उसे लगा कि ऐसी सूरत हाल उसने पहले भी कहीं देखी थी या शायद सुनी थी, किसी कहानी में, किसी रुदात में। जब औरत को मरना आसान लगता है, अपनी प्यारी जिंदगी को अपने हाथों से खत्म करना बिल्कुल सहल हो जाता है। कहां सुनी थी यह कहानी?
क्या थी वो रुदात? वो क्यों सोच नहीं पाता, क्यों उठ नहीं पाता? अब और क्या होना बाकी है? उसकी शहजादी जा रही है, वो मर रही है, वो मनो मिट्टी के नीचे चली जाएगी। फिर वो जिंदा रहकर क्या करेगा? उसने पूरी कुव्वत सर्फ करके अपने पांव को हरकत दी। उसे महसूस हुआ कि उसके दोनों पांव का अगला हिस्सा हरकत कर रहा है। जो लोग उसके पास मौजूद थे वो उसके पांव की हरकत क्यों नहीं देख रहे थे? क्या उसके पांव के ऊपर कोई लिहाफ वगैरह पड़ा था? वो अपने अंदर ही अंदर चिल्लाया। उसने अपनी मनोवजनी पलकों को उठाना चाहा, मफलूज जहन बर्दाश्त नहीं कर पाया। हर आवाज गैर हकीकी महसूस होने लगी। ख्यालात गुटमुट होते चले गए। एक बार फिर बेखबरी की तारीक लहर ने उसे ढांप लिया। इस मर्तबा बेहोशी का ये वक्फा काफी तवील है। वो इस वक्फे से निकला तो गुनूदगी की कैफियत महसूस हुई। उस गुनूदगी में उसने देखा वो एक तंग और गहरे कुएं में है। उस कुएं के ऊपर किनारे पर दो औरतें बैठी हैं। एक उसकी मां है, एक उसकी शहजादी। दोनों अश्कबार हैं, उसे पुकार रही हैं। मां कह रही है, आजा आधे पुत्र, अब भी ना आया तो कब आएगा? देख तेरी वोटी ने खून की मेहंदी लगा ली है, वो डोली में बैठने के लिए तैयार है। फिर शहजादी बिलक कर बोली, हाँ आजा आधे, आ कि मैं एक बार तुझे जी भर कर देख लूं और तू भी मुझे देख ले। पता नहीं फिर कभी देखना नसीब होगा कि नहीं। आदिल पुकार उठा, ऐसी बातें ना करो शहजादी, मैंने मां के लिए और तेरे लिए अपना खून पसीना एक किया है। मैं कमाई लेकर आया हूं और तू जाने की बातें कर रही है। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे। फिर आदिल ने देखा शहजादी ने कहानियों की शहजादी की तरह अपने लंबे बाल तंग कुएं में फेंके, सियाह रेशमी बाल। आदिल ने उन बालों को थामा। वो हवा की तरह हल्का फुल्का था। मामूली सी कोशिशों के साथ वो ऊपर चढ़ने लगा। बुलंदियों की तरफ जाने का हुनर उसे खुदा की तरफ से अता हुआ था। अगर ये कुआं हजारों फुट गहरा होता तो भी वो ये फासले तय कर लेता। अभी वो आधे रास्ते में था कि उसके बाजुओं में से जान खत्म हो गई। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी और फिर रेशमी बाल उसके हाथों से निकल गए। वो पुश्त के बल कुएं की गहराई में गिरा और उसकी कमर टूट गई। उसका सर दो टुकड़ों में पट गया। वो एक झटके के साथ इस गुनूद कैफियत में से निकल आया। इर्द गिर्द की आवाजें फिर उसकी समाज से टकराने लगी। कहीं बिल्कुल पास ही उधेड़ उम्र अंग्रेज औरत अपने जख्मों की वजह से तड़प रही थी और डॉक्टर को पुकार रही थी। हाँ, आदिल को याद आ गया। डॉक्टर का नाम रॉबर्ट था, रॉबर्ट फोर्ड। इर्द गिर्द से गोलियों की आवाजें आ रही थीं। कहां से आ रही थीं ये आवाजें? उसने अपने सर को थोड़ा सा ऊंचा किया। दाएं तरफ टेंट के रोशन की चाली थी। उसने बाहर देखने की कोशिश की। यह चांदनी रात थी। सफेद बर्फ चमक रही थी। बर्फपोश चट्टानें यहां वहां बिखरी हुई थीं। उसने एक चट्टान की ओर से शोला निकलते देखा। फिर यके बाद दीगरे कई शोले निकले। अचानक आदिल सरतपा हिल गया। उसे अपनी हालत पर यकीन नहीं आया। उसने कोहनियों पर जोर देकर अपना सर उठाया और रोजन से बाहर झांक रहा था। क्या यह कोई जागती आंखों का ख्वाब था? कोई नाकाबिले यकीन बसरी वहमा था? वो एक बिछोने पर नीम दराज था। उसने इस्तरारी तौर पर अपने पांव के अगले हिस्से को हरकत दी। पांव का अगला हिस्सा ही नहीं, पूरा पांव हिलाया जा सकता था। उसने बेसाख्ता अपना दायां हाथ उठाया और फिर अपने चेहरे को छुआ। दाएं तरफ एक तपाई पर कई दवाएं और इंजेक्शन वगैरह रखे थे। वो जोर लगाकर अपनी टांगों पर खड़ा हो गया, लेकिन अभी रुकू की हालत में ही था कि उसका सर खेमे की छत से झूलते लैंप से टकराया। सर के पिछले हिस्से से शदीद टीसें उठी। उसने अपने हाथ से सर को छुआ। वो पट्टियों में लिपटा हुआ था। एकाएक ही सारे मनाजिर पूरी वजाहत के साथ उसकी निगाहों में घूमने लगे। उसके साथ क्या हुआ था? कब हुआ था? वो नोबेल रॉक का चैंपियन बन चुका था। उसने ल्यूपिड को शह मात दी थी। फतह की खुशी में सरशार वो शहजादी से मिलने गया था। दोनों ने एक दूसरे की बेपनाह कुर्बत महसूस की थी। और फिर वो ल्यूपिड, वो खंजीर ल्यूपिड। आदिल के तन बदन में शोले लपक गए। उसका जी चाहा वो खेमे से निकले और ल्यूपिड को पुकारे। उसकी कमीनगी वो कम जर्फी को ललकारे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ मजीद सोचता या करता, उसकी समात को चंद आवाजों ने जकड़ लिया। ये आवाजें सिर्फ 150-200 फुट के फासले से चट्टानों के अकब से बुलंद हो रही थीं। ये नस्वानी आवाजें लड़कियों के चिल्लाने की थीं।
गालिबन ये अंग्रेज लड़कियां थीं। वो मदद के लिए पुकार रही थीं, दुहाइयां दे रही थीं। किसी शराबी मर्द ने खुशी से भरपूर बुलंद कहका लगाया। किसी दूसरे बदमस्त शख्स की आवाज हवा पर तैर कर आदिल के कानों से टकराई। उसने पश्तो से मिलती जुलती जबान में कुछ कहा था। यकीनन ये पाउंदे ही थे जो नशे में धुत होकर लड़कियों के साथ बदसलूकी कर रहे थे। आदिल के रोंगटे खड़े हो गए। तब आदिल की नजर एक और लर्ज़ाखेज मंजर पर पड़ी। चट्टानों के पास 4-5 लाशें नजर आ रही थीं। उनमें से एक लाश को आदिल ने उसके बाजू की वजह से पहचाना। ये प्लास्टर शुदा बाजू यकीनन ताया फरासत के मुलाजिम अनवर का था। वो अकड़ी हुई हालत में बर्फ पर औंधा पड़ा था। गालिबन किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर अनवर या दीगर अफराद की लाशों को उठा सकता। आदिल को अपने सारे बदन में अजीब सी नातवानी महसूस हो रही थी, जैसे जिस्म और दिमाग का रिश्ता कमजोर पड़ा हुआ हो। लेकिन खुशाइन, बल्कि बहुत खुशाइन बात यह थी कि वो अपने हाथ पांव को हरकत दे सकता था। उसका पूरा जिस्म अब काबिल हरकत था। यह करिश्मा यकीनन आनन फानन ही हुआ था। और जब यह हुआ, उसके इर्द गिर्द कोई डॉक्टर नहीं था, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही थी। उसे याद आया कि उसने हालत गुनूदगी में खुद को बुलंदी से गिरते महसूस किया था। उसका जिस्म पुख्ता जमीन से टकराया था और उसकी हड्डियां टूट फूट गई थीं। शायद यही वो शदीद ज़हनी शौक था जिसने उसके पैरालाइज को खत्म किया था। डॉक्टर रॉबर्ट की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। एक मौके पर डॉक्टर ने उसके सराहने खड़े होकर कहा था, यह सब कुछ हफ्ते, कुछ महीने या गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए चल सकता है, और यह भी हो सकता है कि आनन फानन खत्म हो जाए। खड़े होने से आदिल का सर बुरी तरह घूमने लगा। उसे लगा कि वो फिर चकराकर गिर जाएगा और वही मनहूस बेहिसी वो नातवानी उसे ढांप लेगी जिसने उसे नामालूम अरसे के लिए पत्थर बनाए रखा है। सर और जबड़े से शदीद टीसें उठ रही थीं। उसने अपने जबड़े पर हाथ फेरा और चौंक किया। शेव काफी बड़ी हुई थी। उसने अंदाजा लगाया ये कम से कम 10 दिन की शेव थी। ओह गॉड, इसका मतलब है मैं 8-10 दिन यहां पड़ा रहा हूं, उसने सोचा और अपने चकराते जहन को संभाल कर बिस्तर पर लेट गया। और तभी उसे यह एहसास हुआ कि उसे पेशाब की नाली लगी हुई है। एक तरफ मौजूद थैली में कोई 1/4 लीटर यूरिन मौजूद था और फिर उसे अपने बाएं हाथ की पोस्ट भी दिखाई दी। यहां ड्रिप्स वगैरह के लिए कुछ लगा हुआ था। उसने पेशाब वाली नाली और दूसरी चीजें दोनों अपने जिस्म से अलहदा की। सर मुसलसल चकरा रहा था। उसे खदशा महसूस होने लगा कि वो फिर कहीं बेहोश ना हो जाए। कुछ भी मजीद होने से पहले वो एक बार शहजादी को देखना चाहता था और सरमद साहब को भी। वो कहां थे? कहीं उनके साथ। इससे आगे वो सोच नहीं सका। अचानक एक बार फिर फायरिंग शुरू हो गई। 2 तरफा फायरिंग थी। आदिल वाला खेमा एक तिकोनी चट्टान के पीछे था, इसलिए बराह रास्त फायरिंग की जद में नहीं था। फिर भी वो बिस्तर पर चित लेट गया। अगले तकरीबन 3 मिनट तक दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हुई। इस फायरिंग के दौरान में चट्टानों के पीछे से ललकारे सुनाई देते रहे और नशे में डूबी हुई गालियों की बौछार भी सुनाई देती रही। इन 3-4 मिनट में आदिल इस सूरत हाल को काफी हद तक समझ गया। चट्टानों के पीछे यकीनन पाउंदे थे। वो इस कैंप को चारों तरफ से घेरे हुए थे। ये घेरा यकीनन 8-10 रोज से बरकरार था और धीरे धीरे तंग होता चला गया था। अब तो कैंप के खेमों और पाउंदों के दरमियान बमुश्किल 100-150 फुट की दूरी रह गई थी। बल्कि ध्यान से देखा जाता तो पता चलता था कि कैंप का वो हिस्सा जहां मुलाजिमों के खेमे थे और खच्चरों टट्टुओं वगैरह के लिए साइबान थे, मुकम्मल तौर पर पाउंदों के कब्जे में जा चुका था। इस हिस्से के साथ ही ब्रिटिश शहरियों के जो जदीद खेमे थे, उनमें से 15-20 भी पाउंदों के कब्जे में थे। यकीनन उन खेमों में मौजूद हर चीज को लूटा जा चुका था। लगता यही था कि लूट के इस माल में कुछ खवातीन भी शामिल हैं। फायरिंग के थमते थमते पाउंदे कुछ और नजदीक आ गए। नजर आ रहा था कि उन्होंने अपनी पोजीशन कुछ और बेहतर बना ली है। न जाने क्यों हुमायूं के कहे हुए अल्फाज एक बास गश की तरह आदिल के कानों में गूंजने लगे। उसने कहा था, ये पाउंदे उन्हीं लोगों की नस्ल में से हैं जिन्होंने गए वक्तों में सलार विश्वनाथ की जेर कमान राजपूतों पर हमला किया और अपनी तादाद के बलबूते पर उन्हें रौंद कर रख दिया। ये उसी कबीले के लोग थे। जंगो जदल जिनका पेशा होता है और खून रेजी वो आबरू रेजी जिनके पसंदीदा तरीन मशागिल होते हैं। आज ये बात साबित हो रही थी। फिर बिस्तर पर लेटे लेटे आदिल ने एक अजीब मंजर देखा। पाउंदों की जानिब से खच्चर कैंप की तरफ हांका किया।
वो पहले भागा, फिर धीरे धीरे कैंप की तरफ बढ़ा। उस पर कुछ लदा हुआ था। वो कैंप के नजदीक पहुंचा तो ब्रिटिश गार्ड में से किसी ने उस पर सर्च लाइट डाली। चंद सेकंड्स के लिए खच्चर तेज रोशनी में नहा गया। आदिल की धड़कन थम गई। खच्चर उसके खेमे से सिर्फ 10-15 कदम के फासले पर था। उस पर एक बरहना लाश औंधी पड़ी थी। लाश को कोपैमाई वाले रस्से से खच्चर की पुश्त पर बांधा गया था। ये एक लड़की की लाश थी और ये लड़की आदिल के लिए अजनबी नहीं थी। हाँ, वो अजनबी नहीं थी। ये मुस्कुराते चेहरे वाली वही नौजवान सहाफी थी जो आदिल और शहजादी का इंटरव्यू करने के लिए उन्हें खेमे में लाई थी। वो उन दोनों को तन्हाई में बात करने का मौका देकर बाहर निकली थी और इसी दौरान में बदबख्त ल्यूपर्ट ने वहां पहुंचकर आदिल के सर पर क़यामत तोड़ दी थी। आदिल लाश का मंजर देखकर आंखें बंद करने पर मजबूर हो गया। इसी दौरान में चट्टानों की दूसरी जानिब से एक बुलंद आवाज उसके कानों से टकराई। किसी मखमूर पाउंदे ने इत्तला देने वाले अंदाज में कुछ कहा। फिर एक और आवाज आई। हवा के दोष पर तीर करने आने वाली ये मनूस आवाज वो हजारों में पहचान सकता था। ये उसी बदखसलत छोटे चौधरी नासिर की आवाज थी। उसने गालिबन पाउंदे की इत्तला का तर्जुमा करते हुए कहा, ले हुमायूं पुत्र, ये नया तोहफा कबूल कर हमारी तरफ से, लेकिन साथ ये भी याद रख, इसे हमने नहीं तुमने मारा है। हम तो बस खेल रहे थे इसके साथ। यह तुम्हारी चलाई हुई गोलियों से मरी है। खेमे के बिल्कुल करीब से हुमायूं की ललकारती हुई आवाज सुनाई थी, खबीस कुत्ते। इसके साथ ही एक तवील बर्स चला। यकीनन ये हुमायूं या उसके बचे कुचे साथियों में से किसी ने चलाया था। उस एक बर्स के जवाब में दूसरी तरफ से कमोबेश 10 बर्स चले और बर्फपो चट्टानों पर हर तरफ चिंगारियां बिखरती नजर आईं। खच्चर डर कर भागा और लाश समेत गोलियों की जद में आ गया। आदिल ने उसे गिरकर तड़पते और फिर साकित होते देखा। बरहना लाश अभी तक उसकी पुश्त पर बंधी थी। ये क्या हो रहा था? ये क्या क़यामत बरपा थी? सर्दी के बावजूद आदिल के हर मसाम से पसीना फूट निकला। शहजादी कहां थी? सरमद साहब कहां थे? और ताया, फरासत और क्रिस्टल? खुदा न खास्ता, इससे आगे वो कुछ सोच ना सका। नक़ाहत के सबब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके कानों में वही अल्फाज गूंजे जो उसने नीम बेहोशी की हालत में सुने थे। शहजादी ने रोती सिसकती आवाज में कुछ इस तरह की बात कही थी, अब्बा जी, मुझे अपने हाथों से गोली मार दें, मैं बेइज्जती की मौत मरना नहीं चाहती। वो तड़प उठा। उसने सोचा वो हुमायूं को पुकारे, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पुकारता या बिछोने से उठने की कोशिश करता, कोई तेजी से खेमे की तरफ आया। आदिल ने साकित होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। जिस हाथ से उसने कैनुला उतारा था वो कंबल के नीचे था। आवाजों और आहटों से अंदाजा हुआ कि कुछ लोग किसी जख्मी को उठाकर अंदर लाए हैं और खेमे के फर्श पर लिटा दिया है। फिर एक और शख्स को लाया गया और उसे भी लिटा दिया गया। जो लोग बोल रहे थे उनमें हुमायूं के अलावा डॉक्टर रॉबर्ट की आवाज भी शामिल थी। वो सब बहुत घबराए हुए लगते थे। 4-5 मिनट बाद ये वसी खेमा फिर खाली हो गया। आदिल को अंदाजा हो रहा था कि यह रात का आखिरी पहर है। चांद मगरिब की तरफ झुका हुआ था और उसकी तिरछी किरणें बर्फ की चादर को चमका रही थी। एक जाविये से बुलंद बाला नोबल रॉक का एक पहलू भी नजर आया। वो जैसे सितारों को छू रही थी। चांदनी उसे भी झलमिलाहट अता कर रही थी। यकीनन ये सारा मंजर खूबसूरत होता अगर सामने बर्फ पर कई लाशें पड़ी ना होती और चट्टानों के पीछे से गाहे बगाहे गैर मुल्की लड़कियों की आह व बका सुनाई न दे रही होती। आदिल का जहन अब मुख्तलिफ कड़ियों को जोड़ने के काबिल हो गया था। उसे ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि पाउंदे और उनके साथी दरिंदा सिफत डाकुओं का रूप इख्तियार कर गए हैं। कैंप के एक हिस्से पर कब्जे के दौरान में उन्होंने कुछ मकामी और गैर मुल्की औरतों को उठा लिया है और अब उनसे बुरा सलूक कर रहे हैं। खच्चर की पुश से बंधी हुई लाश इसका मुंह बोलता सबूत थी। एकदम उसका जहन शहजादी के हवाले से दोबारा तफक्कुरात से भर गया। वो होश में तो आ गया था, लेकिन अभी जिस्मानी तौर पर पूरी तरह दुरुस्त नहीं था। खासतौर से अपनी टांगें उसे बेजान महसूस हुई थीं। उसे लगता था कि उसने चलने की कोशिश की तो वो गिर पड़ेगा। वो कई मिनट तक इसी तरह चित लेटा रहा और अपनी टांगों को हिला जुलाकर उनकी कुव्वत कार जांचने की कोशिश करता रहा। खेमे में अब गहरा अंधेरा था। लैंप बुझा दिया गया था। अचानक आदिल को खरखराहट सुनाई दी, जैसे किसी के गले में सांस फंस रही हो। ये कौन था?
ابھی وہ اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ 1 یا 2 افراد اندر داخل ہوئے۔ ان کی آوازوں سے پتہ چلا کہ ان میں سے ایک ڈاکٹر رابرٹ ہے اور دوسری کرسٹل۔ وہ کسی زخمی شخص کے سرانے کھڑے تھے۔ دونوں نے انگلش میں بات کی۔ ڈاکٹر رابرٹ نے کہا، یہ بڑی تیزی سے کمزور ہو رہا ہے، اسے گلوکوز کی ضرورت ہے، لیکن گلوکوز کے بیگ اب ختم ہو چکے ہیں۔ کسی مقامی نے انگلش میں ڈاکٹر سے پوچھا، اسے منہ کے ذریعے کوئی چیز نہیں دی جا سکتی، مثلاً دودھ وغیرہ؟ دودھ بھی اب کہاں ہے، شاید ہی 1-2 پیکٹ ہو، راشن اب بالکل ختم ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ کرسٹل نے بھی مدھم نقاہت بری آواز میں کچھ کہا جو عادل کی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ باہر سے وقتاً فوقتاً فائرنگ کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد یہ افراد خیمے سے باہر نکل گئے۔ اب تک عادل نے اپنے ارد گرد جو گفتگو سنی تھی اور مختلف لوگوں کی باتوں سے جو نتیجہ اخذ کیا تھا، اس سے اس کے ذہن میں صورتحال کا ایک نقشہ سا بن گیا تھا۔ یہ نقشہ کچھ یوں تھا۔ نوبل راک پر کلائمبنگ کا مقابلہ ختم ہونے کے بعد کیمپ کو ختم ہو جانا تھا اور تمام ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کو یہاں سے نکل جانا تھا۔ اس جلدی کے پیچھے یہ اندیشہ موجود تھا کہ کہیں پاؤندے یہاں پہنچ کر مشکلات پیدا نہ کریں، لیکن اس دوران میں قراقرم کے رنگ بدلتے شدید موسم نے تقا دیا۔ ایک تند طوفان نے انہیں آ لیا اور روانگی میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ دوسری دغا بازی کیمپ کے اندر سے ہی سامنے آئی۔ چھوٹے چودھری ناصر نے جب یہ دیکھا کہ شہزادی کے حوالے سے پانسا پلٹ گیا ہے اور تایا فراست نے عادل کو گلے سے لگا لیا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ اب کھیل اس کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ عین ممکن تھا کہ تایا فراست اور ناصر میں کوئی جھڑپ وغیرہ بھی ہوئی ہو۔ جب پاؤندے نے یہاں پہنچ کر کیمپ کو گھیرا تو ناصر فوراً اپنے ساتھیوں سمیت پاؤندوں سے جا ملا۔ اب وہ لوگ پوری طرح حاوی تھے اور دم بدم کیمپ کے گرد گھیرا تنگ کرتے جا رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب کیمپ والوں کی جد و جہد زیادہ دیر چلنے والی نہیں۔ ہر طرف مقامی اور غیر مقامی گارڈز کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ایمونیشن بھی ختم ہونے ہی والا تھا۔ لگتا تھا کہ جلدی پاؤندے ان پر چڑھ دوڑیں گے اور سب کچھ تہس نہس کر دیں گے۔ اچانک عادل کو نیم تاریکی میں ایک بار پھر خرخراہٹ سنائی دی۔ کسی کی سانس اس کے گلے میں الجھ رہی تھی، شاید وہ قریب المرگ تھا۔ عادل نے اپنی نیم جان ٹانگوں کو سمیٹا اور ہمت کر کے اٹھ بیٹھا۔ اس نے سر موڑ کر آواز کی سمت دیکھا۔ کوئی کمبل کے نیچے چت لیٹا تھا۔ اس کے قریب کو پیمائی میں استعمال ہونے والا چھوٹا آکسیجن سلنڈر رکھا تھا اور آکسیجن ماسک اس کے چہرے پر تھا۔ عادل نے اس کے قریب جھک کر غور سے دیکھا اور سناٹے میں رہ گیا۔ یہ اس کا وہی بدخصلت حریف تھا جس نے قدم قدم پر اسے نقصان پہنچایا تھا۔ یہ لیوپٹ تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے رخسار کا پرانا زخم نمایاں دکھائی دے رہا تھا۔ آکسیجن ماسک اس کے منہ سے کھسک کر اس کی تھوڑی پر چلا گیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی سانس سینے میں اٹک رہی تھی۔ خرخراہٹ کی آواز بھی اسی کا نتیجہ تھی۔ عادل نے اس کے سینے پر سے کمبل ہٹایا۔ بدبو کا ایک چھونکا آیا، وہی بدبو جو گہرے خراب زخموں سے اٹھتی ہے۔ لیوپرڈ کے سینے پر بہت سی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ چند دن پہلے اس کے سینے پر 1 یا 1 سے زائد گولیاں لگی ہیں اور اس زخم نے بتدریج خراب ہو کر اسے قریب المرگ کر دیا ہے۔ اس نے اس کا آکسیجن ماسک درست کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر رک گیا۔ نفرت کی ایک بلند لہر اس کے اندر سے اٹھی اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی یاد آیا کہ اس کی فتح کی خوشی کو لیوپرڈ نے کس طرح برباد کیا تھا۔ سر پر لگنے والی جس شدید ضرب کے سبب وہ کئی دن کومے کی سی کیفیت میں رہا تھا، وہ اسی بدبخت کے پہلوان نما ساتھی نے لگائی تھی۔ اب وہ مر رہا تھا، اسے مرنا چاہیے تھا۔ عادل نے اس کی طرف سے نگاہیں پھیر لیں۔ یکا یک پاؤندوں کی طرف سے آٹومیٹک رائفل کا ایک باسٹ آیا۔ اس چٹان پر چنگاریاں سی بکھر گئیں جس کے پیچھے یہ کشادہ خیمہ لگایا گیا تھا۔ چٹان کے کئی سنگریزے فضا میں اچھلے اور ان میں سے کچھ خیمے کی دیواروں سے ٹکرائے۔ یوں لگتا تھا کہ اب گھیرا ڈالنے والوں کی فائرنگ کے زاویے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ عادل نے ایک بار پھر لیوپرڈ کی طرف توجہ کی۔ وہ برا دشمن تھا، لیکن عادل خود کو اس کی مدد کرنے سے باز نہیں رکھ سکا۔ اپنے اندرونی جذبات کو دباتے ہوئے اس نے آکسیجن ماسک پھر اس کے منہ پر چڑھا دیا۔ وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر تھا۔ لگتا تھا کہ وہ زیادہ دیر سانس کی ڈور سے بندھا نہیں رہے گا۔ اس کے پہلو میں ایک اور جسم کمبل تلے پڑا تھا۔ عادل نے اس کے جسم سے کمبل ہٹایا، لیکن پھر جلدی سے واپس ڈال دیا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ بھی ایک لڑکی کی لاش تھی۔
और वो उसे अच्छी तरह जानता था। ये लॉर्ड ऑर्ड्स की शोखो चंचल बेटी डॉर्थी थी। उसका बालाई लिबास बुरी तरह फटा हुआ था और कोमल जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे। साफ पता चलता था कि वो भी पाउंडों की वहशत का शिकार हुई है। आदिल को अपनी आंखों में नमी महसूस हुई। आखिर आबरू का लुटेरा क्या हासिल करता है आबरू लूटने से? बस खुशी हासिल करने की एक सही इला हासिल, और इस सही इला हासिल के आखिर में पछतावा, निदामत, कराहत और अपने ही ऊपर लानत मलामत करता हुआ अपना जिस्म। लियोपिड की तरह ये डॉर्थी भी आदिल और सरसरमत के बदखाहों में से थी, लेकिन यहां उसे इस हालत में देखकर आदिल को तकलीफ हुई। उसकी नीम जा टांगों में लर्जिश बढ़ती जा रही थी। वो एक बार फिर अपने बिछोने पर गिर पड़ा। खेमे के बिल्कुल पास से एक हाँफती हुई आवाज सुनाई थी। मेरे ख्याल में कोई जहरीली चीज है, शायद कोई एसिड वगैरह। ये हुमायूं की आवाज थी। अब क्या होएगा? तुम कुछ करो हुमायूं। ये डरी डरी आवाज क्रिस्टल की थी। शायद इनका मैदा साफ करना पड़ेगा। सामान तो मौजूद है, मैं डॉक्टर से बात करता हूं, हुमायूं ने कहा। हमको डर लगता, क्रिस्टल रस्ती कांपती आवाज में बोली। आदिल के दिमाग में अब आंधियां सी चल रही थीं। उसके इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा था और खौफनाक तेजी से हो रहा था। उसे शहजादी तया फरासत और सर सरमत की खैर खबर अभी तक नहीं मिली थी, और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। वो बाहर निकलना चाहता था, शहजादी और हुमायूं को पुकारना चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि उसका निचला धड़ अभी भी पूरी तरह काम नहीं कर रहा। शायद अभी फालिज के असरात बाकी थे। गाहे बगाहे दिमाग में धुन सी भी भर जाती थी। सर और गर्दन के पिछले हिस्से का दर्द तो पिछले सफर से ही मौजूद था। कुछ दिन पहले लियोपिड के साथी ने कुंद आले से जो जर्ब लगाई थी, उसने आदिल की उस तकलीफ को जबरदस्त बढ़ावा दिया था। वो हिम्मत करके उठा, सर में टीस उठी। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। उसे छोटी नाली वाली एक चीनी राइफल कोने में पड़ी नजर आई। राइफल के दस्ते पर खून जमा हुआ था और हालात की बदतरीन संगीनी की तरफ इशारा कर रहा था। आदिल अपने जिस्म को संभालता हुआ राइफल तक पहुंचा। ये छोटी सी राइफल उसे गैर मामूली तौर पर वजनी महसूस हुई। उसे अंदाजा हुआ कि यह राइफल का बोझ नहीं, ये उसके हाथों की नातवानी है। वो अपने कवा को अभी मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने के काबिल नहीं हुआ था। असले की जो थोड़ी बहुत समझ उसे थी, उसके मुताबिक उसे पता चला कि राइफल का मैगजीन बिल्कुल खाली है। उसने राइफल एक तरफ रख दी। इतनी सी मुशक्कत ने टांगों पर लर्ज़ा तारी कर दिया और दिमाग में धुंध भर दी थी। वो लेट गया। अचानक हुमायूं किसी शख्स को घसीटता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वो शख्स रो रहा था। वो नहीं बचेगी, वो खत्म हो जाएगी। आदिल ने आवाज पहचान ली। ये उसी जवां साल गाइड मुदस्सिर की आवाज थी जो कासिम वगैरह के साथ कैंप तक पहुंचा था। बादशाह उसने हालात को कंट्रोल करने में सर सरमत और आदिल वगैरह की बहुत मदद की थी। इस सफर में उसकी नौजवान बीवी भी शरीक थी। वो काफिले के लिए खाने पकाने का काम करती रही थी। शहजादी ने आदिल को उसका नाम फिरोजा बताया था। मुदस्सिर एक बार फिर दिलदोज आवाज में पुकारा। वो पहले ही कहती थी मैं नहीं बचूंगी, नहीं बचूंगी। हुमायूं उसे दिलासा देने लगा। उसकी बातों से पता चला कि अभी थोड़ी देर पहले किसी के जहरीली चीज खाने की जो बात हुई थी वो फिरोजा के बारे में ही थी। हालात की संगीनी से दिल बर्दाश्त होकर उसने कुछ खा लिया था और अब उसकी हालत खतरे में थी। बाहर फायरिंग एक बार फिर तेज हो गई थी। आदिल उसी तरह आंखें बंद किए पड़ा रहा। हुमायूं मुदस्सिर को दिलासा देता हुआ तेजी से बाहर निकल गया।